सरकारी नौकरी वाले शादी में दहेज क्यों मांगते हैं और अमीरों की शादी में दहेज का लेन देन क्यों होता है? सरकार दहेज प्रथा को क्यों खत्म नहीं कर पा रही है या फिर दहेज का सच क्या है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दहेज क्या है। आमतौर पे हम दहेज को क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि शादी में दिया जाने वाला जो भी सामान है वो सब दहेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या शादी से पहले शादी में क्या लेना देना है वो दहेज की श्रेणी में आता है? शादी से पहले ही दोनों पक्ष, लड़का और लड़की पक्ष के लोग बैठ करके यह तय करते हैं कि उनको शादी में क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है या कौन पक्ष क्या देगा। क्या यह दहेज की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, इसका भी जवाब यह है कि यह भी दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि दहेज में किसी लड़के ने शादी में 1 रुपया लिया है। ये दहेज नहीं है, सिर्फ आपको भ्रमित किया जा रहा है। शादी के बाद सामाजिक धारणा क्या होती है? पहली धारणा यह होती है कि पत्नी पति का आधा अंग है, उसकी अर्धांगिनी है। दूसरा, पत्नी को पति की सारी संपत्ति पाने का हक है या पत्नी का पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। तीसरा, पत्नी को पति की पूरी नहीं तो आधी सैलरी भी लेने का अधिकार है। पति कहीं से भी कमा कर दे, उसका भरण पोषण करे, भले ही पति अपाहिज हो जाए या वो अपाहिज अवस्था में हो, तब भी उसको पत्नी का भरण पोषण करना है। पांचवा, शादी होती है, भले ही पत्नी 7 फेरों के बाद पति के साथ मात्र 1 घंटा रही हो, उसको सभी कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो हमने आपको ऊपर बताए हैं। पत्नी किसी भी लड़के के साथ पति को छोड़कर रह सकती है, पति का उस पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी पति हर महीने उसका भरण पोषण करेगा, मरते दम तक वो उसका पालन पोषण करता रहेगा। यह पति की ड्यूटी है और कानून खुद इसके संबंध में आदेश दे सकता है। इन सभी पॉइंट्स का मतलब यह है कि पत्नी की बात न मानने पर, जैसे यदि पत्नी कहती है कि आप माँ बाप से अलग रहो या प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, फिजूल खर्च उसको करने दो, और वैसे भी आजकल सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं जो शादी के पहले होते हैं, वो चाहती है कि शादी के बाद भी उसको वही बॉयफ्रेंड चाहिए, उसके साथ ही रहना है, तो पति कोई आपत्ति ना करे। ये सब चीज़ें पत्नी अपने पति से मनवाना चाहती है या पत्नी की बात, इन सब चीज़ों को पति नहीं मानता है और पत्नी अलग हो जाती है, यानी अपने मायके जाकर बैठ जाए या फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चली जाए, तो भी पति को हर महीने खर्चा देना है और पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ या अपने मायके में बैठ करके उसको हर महीने लेती रहेगी। कहने का अर्थ है कि यह उसका अधिकार है, कोर्ट दिलाएगा। यदि आप कहो ये तो गलत है तो आप तलाक ले सकते हो, लेकिन तलाक मिलने में आपको 10 साल लगेंगे, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। पत्नी तो पहले से ही किसी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 इश्यू है, तलाक अलग है, भरण पोषण अलग है। कानून ये कहता है कि पत्नी पति के साथ नहीं रह रही है या वो कुछ कर रही है तो वह तलाक ले सकता है, लेकिन भरण पोषण उसको देना होगा, नहीं दिया तो आपको जेल हो जाएगी। सीधा अर्थ यह है कि यदि आपकी शादी होने के बाद आपको ये पता चल जाए कि आपकी तो शादी सरपुण खां से हो गई है, तो भी आपको मरते दम तक उस सरपुण खां को पालना है, हर महीने पैसा देना है। दहेज के पीछे यही कारण है। दहेज का एक सीधा सा गणित है दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि दहेज का जो सीधा सा गणित है वो क्या कहता है। लड़की की शादी में दहेज का गणित कैसे होता है या दहेज कैसे तय होता है? पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार दिए गए हैं और कानून भी ये कहता है कि पुत्री का अधिकार होना चाहिए। तो दहेज में क्या लेन देन होना है, यह उस पुत्री के हिस्से पर ही डिपेंड करता है कि उस पुत्री का अपने पिता की संपत्ति में कितना अधिकार है और कितना हिस्सा उसके हिस्से में आता है। क्योंकि शादी के बाद सारी जिम्मेदारी पति की हो जाती है, उसी को भरण पोषण करना है। सामान्यतः यदि आज के समय में देखा जाए तो कोई भी पुत्री अपने पिता से कोई भी पैसा नहीं मांगती है, भले ही उसकी शादी हो जाए, लेकिन वो जब पति से नाराज हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पे अधिकार जमाती है, भरण पोषण लेती है, सबको परेशान करती है और अपने मायके आके बैठ जाती है। दूसरा, मान लीजिए यदि नौबत तलाक तक आ गई तो लड़के को तलाक के लिए लड़की को क्या राशि देनी पड़ेगी, यह उसका एक हिसाब किताब है।
नॉर्मली आप यदि देखोगे तो लड़की अपने मायके में शादी से पहले भले ही वो सूखी रोटी खा रही हो, कुछ भी खा रही हो, लेकिन तलाक में वो करोड़ों की मांग रखती है। कोर्ट में बोलती है मेरा पति तो अरबपति है, उसके पास तो तेल का कुआं है, इसलिए मुझको 50 लाख रुपए हर महीने चाहिए। आप कोर्ट में कभी भी जाओ, आप ये चीज़ें देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो लड़के पक्ष के लोग ये पहले हिसाब लगाते हैं, जो समझदार होते हैं, बुढ़े बुजुर्ग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो ये हिसाब लगाते हैं कि मान लीजिए शादी के बाद इनकी नहीं बनी या लड़की चरित्रहीन निकल गई, जैसा आज के समय में ज़्यादातर शादियों में यही हो रहा है कि शादी टूट जाती है क्योंकि लड़की का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड होता है या लड़की को पति ही पसंद नहीं होता है, वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आई थी। जो राइट उसको शादी के बाद मिल जाते हैं तो वह उससे अलग हो जाती है और उससे प्रॉपर्टी लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल होने का कोशिश करती है। तो यह एक गणित है कि यदि तलाक तक नौबत आई, पत्नी नहीं रही या उसने यदि कल के दिन केस कर दिया तो उनको तलाक के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो वह पैसा जो तलाक के लिए ज़रूरी है या लड़की मांग सकती है, तो वो पैसा इनको पहले ही आ जाए ताकि इनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना हो। शादी में लड़के की तरफ से जो सोना जेवरात वगैरह जो भी दिया जाता है, जो वधू पक्ष को दिया जाता है, वह वधू का स्त्री धन माना जाता है, यानी कि वो लड़की का होता है। कानून भी यही कहता है कि वो स्त्री धन है, जिसे लड़की अक्सर अपने पास ही रखती है या झगड़ा हो जाता है पति से तो वो लेकर के अपने मायके चली जाती है या उसका वो कभी अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे देती है। ये सब हिसाब किताब, क्योंकि इन सोना चांदी जेवरात इनके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है और अक्सर लड़कियां शादी के बाद जब भी जाती है मायके बैठती है तो ये सारा रुपया पैसा लेके चली जाती है। ये अधिकतर मामलों में ऐसे ही होता है। तो ये उनका सबका हिसाब किताब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो हर बार लड़की मायके जाए तो लेके ना जाए, क्योंकि कई बार दखलंदाजी लड़की की माँ की होती है जिसकी वजह से घर टूट जाते हैं। लड़की दहेज का केस, भरण पोषण के 3-4 केस लगते हैं, वो घरेलू हिंसा का भी केस, ऐसे संपत्ति के ऊपर भी कोई केस लगते हैं। इन सबको मिला करके काफ़ी सारे केस कर देती है। तो इनको लड़ने का, वकील का खर्चा, और यदि मान लीजिए कि समाज में छोटी मोटी कुछ इज्जत बाकी है तो वो भी धूमिल हो जाती है। दूसरा ये होता है कि पेमेंट भी जा रही है, वकीलों का भी दे रहे हैं, जो लड़का कमा रहा है वो भी माँ बाप को ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इन सब का एक हिसाब किताब होता है दहेज। तो ये दहेज कुछ नहीं है, दहेज एक छोटा सा एक वर्ड है जो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित और उच्च वर्ग के लोग हैं वो ये बात जानते हैं, और उनका हिसाब किताब मान लीजिए नहीं बैठ रहा है तो वो बिना शोरगुल के चुपके चुपके हो जाता है, वो कोर्ट में लंबे केस नहीं लड़ते हैं। जबकि कुछ लड़कियां ऐसी है जो जिनको इनका ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान है ही नहीं उनको, वो लड़कियां दहेज का केस करती है जो धारा 498A में होता है। खुद भी कोर्ट के चक्कर निकालती है और अपने ससुराल पक्ष से भी वो निकलवाती है। दहेज प्रथा को किससे बढ़ावा मिलता है, तो कानून में कुछ धाराएं हैं जो इसको बढ़ावा देती है। दंड प्रक्रिया संहिता जिसको हम CRPC कहते हैं, उसकी एक धारा है 125 CRPC, दहेज प्रथा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है और ये धारा सबसे ज़्यादा दुरुपयोग की जाने वाली धारा है। घरेलू हिंसा कानून जो 2005 में अस्तित्व में आया है, उसकी एक धारा 12 है और एक 23 है। ये धारा भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। हिंदू विवाह अधिनियम, इसकी धारा 24 है, यह दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। हिंदू विवाह और उत्तराधिकार अधिनियम, यह भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। जो दहेज के मामलों में जो सजा का प्रावधान करती है, धारा 498A, यह भी दहेज प्रथा को ही बढ़ावा देती है। दहेज की रोकथाम अधिनियम, यानी इसको डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट कहते हैं, संक्षिप्त में इसको DP एक्ट कहते हैं, यह भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार कानून, यह भी दहेज को बढ़ावा देती है। अब दहेज प्रथा, जो दहेज का बोलबाला हो रहा है, रोज सरकारें इसके ऊपर वोट ले रही है, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के कानून, दहेज को रोको, इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी शौक से कोर्ट नहीं आता, इसलिए कानून को कठिन बनाया गया है। सरकार यह निश्चित करती है कि नुकसान दोनों पक्षों का हो, दोनों पक्षों का समय और धन दोनों का ही नुकसान हो। सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, तो कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी का भरण पोषण कर दे, जैसे पुलिस हो गई, वकील हो गए। अब सबको तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, तो ऐसे ही लोग इनका भरण पोषण करते हैं। अब सरकार का एक उसूल है कि हम आपको न्याय तो देंगे नहीं, लेकिन आपको तड़पा तड़पा के जिंदा भी रखेंगे, आपको हम मरने भी नहीं देंगे। जो लाचार पक्ष है, अब
सीधी सी बात है, औरत को थोड़ा लाचार माना गया है, उसको अबला बोला जाता है और औरत खुद कोर्ट में अबला बन जाती है। तो सरकार ने एक कानून बना दिया है कि इनको मरते दम तक कुछ न कुछ पैसा मिलना चाहिए कि ये जिंदा रहे। कोर्ट का शादी से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप पर जोर है। प्रॉब्लम शादी से हो रही है। आप खुद देख लीजिए, बॉयफ्रेंड के साथ एक विवाहित महिला रह रही है और वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि उसको उसके पति से खतरा है, उसको सुरक्षा दी जाए, तो कोर्ट खुद उसको सुरक्षा दे रहा है। अब मान लीजिए कल के दिन एक बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए कोर्ट ने पति से सुरक्षा दिलवा दी। अब इस बॉयफ्रेंड को छोड़ के वो तीसरे के पास जाती है और एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे इस बॉयफ्रेंड से और इस पति से सुरक्षा दिलाई जाए, तो कोर्ट वो भी आदेश करता है। कोर्ट खुद कहता है कि बालिग लड़का या लड़की किसी के भी साथ रह सकते हैं। तो प्रॉब्लम शादी से है। आजकल वैसे भी कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, शादी को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। शादी के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि शादी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों की शादी से पहले लड़की को, उसके परिवार को, उसकी पृष्ठभूमि को देखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जब उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने में, लिखाने में, उसको खड़ा करने में, उसका कैरियर बनाने में, बेटा सुखी रहे, इन सब में बहुत पैसा खर्च किया हो, तो उसका भविष्य किसी सरपुण खां जैसी एरी गेरी के पीछे बर्बाद ना हो जाए, वो परेशान ना हो, इस वजह से ये दहेज का गणित बिठाया जाता है। यदि आप सही मायने में जागरूक इंसान है, जागरूक भारतीय हैं, तो आप ये मान के चलिए कि दहेज जैसी कोई प्रथा इस देश में नहीं है। दहेज मांगना भी अपराध नहीं है। हमने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखी है और कानून भी यही कहता है कि दहेज मांगना अपराध नहीं है। धारा 498A आईपीसी में सिर्फ इतना प्रावधान है कि शादी के बाद पत्नी के साथ मारपीट करना यह माना जाएगा कि यह दहेज को पाने के लिए उसके साथ की गई एक मारपीट है, जिसमें सज़ा का प्रावधान थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। क्योंकि मारपीट के ज़्यादातर मामले धारा 323 आईपीसी में दर्ज होते हैं, तो इसको एक अलग श्रेणी दी गई है कि पत्नी से शादी के बाद मारपीट करना दहेज को लेकर की गई मारपीट माना जाएगा, जिसका प्रावधान सजा के लिए अलग किया गया है। शादी के 7 साल के अंदर पत्नी मर जाती है तो स्वतः यह दहेज हत्या का मामला माना जाएगा। इसलिए ज़्यादातर मुकदमे दहेज हत्या के या दहेज को लेकर मारपीट, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, इनके दर्ज हो जाते हैं, जबकि इनका रिजल्ट कुछ नहीं होता है। बाद में ये मामले ज़्यादातर झूठे साबित होते हैं। यह सब का सब दहेज के मामलों को जो दर्ज किया जाता है उनकी संख्या को लेकर है, कितने सही साबित हुए उसको लेके कुछ नहीं है। यदि आपको लगता है कि दहेज जैसी कोई चीज़ है तो जो डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो प्रावधान लागू हो या फिर वो ख़त्म ही कर दो कानून, क्योंकि उसमें क्लियर कहा गया है कि यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है कि इसने दहेज लिया है तो दहेज देने वाला भी उतना ही दोषी है। स्त्री धन के नाम पे एक लिस्ट सौंप दी जाती है, तो स्त्री धन की लिस्ट भी वैसे ही बननी चाहिए जो डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में दी गई है। इसको धारा 498A के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो अंत में हमको ये समझना है, दहेज प्रथा का अब कोई अस्तित्व नहीं है। दहेज तो लड़के का देखा जाता है कि लड़का कितना दहेज दे सकता है, जैसे उसकी नौकरी, उसकी संपत्ति और उसके पीछे नाम। आप समझ गए होंगे कि लड़की पक्ष 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 5 करोड़ रुपए उसको कैसे बनाना है, यही दहेज प्रथा है। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं भाई साहब, लड़का इकलौता होना चाहिए, इकलौता नहीं तो बड़ा भाई होना चाहिए, बहन कोई नहीं होनी चाहिए। लड़के के गांव में 20 बीघा जमीन हो, बगीचा हो, लड़का अपने माँ बाप के साथ न रहता हो, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में भले 6 बाई 6 कमरे में पैर सिकोड़ के सोता हो। इलाहाबाद और कानपुर में अगर प्लाट है बहुत बढ़िया बात है। ज्वाइंट फैमिली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और माँ बाप की उम्र अगर आखिरी पड़ाव पे है, सोने पे सुहागा है, ब्याह कर लो। अरे फिर कहते हो कि लड़कों वाले की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अबे तुम लड़की दे रहे हो शादी करने के लिए, लोन दे रहे हो, शादी नहीं हो गया है, सौदेबाजी हो गया है हिंदुस्तान में।